गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इसका इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका हो गया था, और साथ में हमने चार्ज और इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बताई थी, और किस तरह से पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों के फर्स्ट बुक का एक, ये सब कह सकते हैं कि बैकबोन है। आज हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग बातें करेंगे, यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यूनिट्स ऑफ चार्ज, रिलेटिव परमिटिविटी और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड आफ्टर दैट कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों ने अब ये टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है? पहले भी आप लोगों ने ये कई बार नोटिस किया होगा कि जब हम लोग ड्राई हेयर पर अब कॉम्ब को रन करवाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो कॉम्ब है वो ड्राई हेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? या फिर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब आप लोग किसी पॉलीथीन के पीस को अपने हाथ से रब करते हैं और उसके बाद स्मॉल पेपर पीसेस को उससे कलेक्ट करते हैं, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। तो फ्रिक्शनल, आपको पता है ये फ्रिक्शन वर्ड से यूज हुआ है। तो दिस इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय रबिंग टू सुटेबल बॉडीज एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जब आप लोग टू बॉडीज़ को रब करते हो आपस में, सुटेबल बॉडीज होनी चाहिए, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे आप लोग इस एग्जांपल में देख सकते हो कि एक यहाँ पर एक ग्लास रॉड है। आप लोग इसको, इस एक्सपेरिमेंट को घर में करना है आप लोगों ने, और देखना है कि ये इफेक्टिव, आप लोग इसको ऑब्जर्व कर लोगे इफेक्टिवली। एक ग्लास रॉड को जब आप लोग किसी सिल्क क्लॉथ से रब करते हो, तो जो सिल्क है, सिल्क क्लॉथ है, उस पर आपका नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, और जो ग्लास रॉड है उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इन द सेम थिंग, जब आप लोग एक एबोनाइट रॉड को फर से रब करते हो, तो उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एबोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है, ये आपका, अगर हम लोग क्वांटम थ्योरी से अगर थोड़ा सा इसको रिलेट करेंगे, तो जो सरफेस पे, किसी भी बॉडी के सरफेस पे का जो एटम होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जब हम लोग फ्रिक्शन होता है जब भी, तो फ्रिक्शन की वजह से उसको एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी उसको, वो जब रिसीव कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, तो वो अपने एटम को छोड़ करके और दूसरी बॉडी पे आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है टोटल उस बॉडी की वर्क फंक्शन पे। अब आप लोग इन दोनों एग्जांपल में देख लो, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आया और सिल्क पे नेगेटिव क्यों आया। इसका मतलब ग्लास रॉड पे जो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे उनका वर्क फंक्शन कम था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ईजिली वहाँ से बाहर निकल करके और सिल्क पे पहुँच गए, सिल्क क्लॉथ पे पहुँच गए। ऐसे ही एबोनाइट रॉड पे जब हम लोगों ने फर से रब करा, तो जो फर है उसका अंदर के जो इलेक्ट्रॉन थे, सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ईजिली अपने एटम को छोड़ करके बाहर निकल गए और एबोनाइट रॉड पे चले गए। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आप लोग देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन इन ग्लास आर लूजली बाउंड इन इट देन द इलेक्ट्रॉन इन सिल्क। ठीक है, तो सिल्क से इलेक्ट्रॉन ईजिली आपके सिल्क में पहुंच गए। तो ऐसे ही आपका ये फर और इसका एग्जांपल है। तो पॉजिटिव, एक बॉडी जब भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कंप्लीटली फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। आपको ये पता ही है कि अगर आप लोग अपने दोनों जो हाथ है उनको रब करोगे, तो वो गर्म होना शुरू हो जाता है। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, वो हीट या एनर्जी जो है, वो अगर किसी बॉडी के एटम ने उसको एब्जॉर्व कर ले, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्व कर ले, तो इलेक्ट्रॉन अगर उस वो लूजली बाउंड होगा, तो ईजिली उसको स्केप कर लेगा, उसके सरफेस से बाहर निकल जाएगा। उसको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो अब किसी बॉडी में
पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से नहीं हो सकता है। प्रोटॉन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही टाइटली बॉन्ड होते हैं, इसलिए प्रोटॉन की वजह से नहीं होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, उस पर आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उसको छोड़ करके उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें कम हो गए और प्रोटॉन तो उतने ही हैं। किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो डिफिशियंसी एंड इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली बॉडी चार्ज बॉडी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जैसे कई बार क्वेश्चन आ सकता है। तो इफ द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी देन द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द बॉडी पॉजिटिव। किसी भी अगर, तो दैट इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक द बॉडी पॉजिटिव एंड इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक द बॉडी नेगेटिव। ये आपको ध्यान में रखना है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। जैसे आपका बोला जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट डू यू मीन बाय इफिशियंट नेगेटिवली चार्ज बॉडी, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी मीन्स इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है। कई बार आपके उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा टॉपिक बन सकता है आपका। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है, एक टेबल आप लोगों को बताया जा रहा है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पेयर है, ग्लास को सिल्क और ग्लास को अगर आपस में रब करेंगे तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आएगा। या वुल फ्लेनल हो गया, उस पर एम्बर, एबोनाइट, रबर, प्लास्टिक, इससे। तो इस तरह से आप लोग, ये काफ़ी कई बार ये CBSE के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, तो इसको आप लोग एक नोट कर लेना इसको। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। हमने ये तो पढ़ लिया कि चार्ज होते हैं, हमने ये भी पढ़ लिया कि एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। जनरली आप लोगों को पता है कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज चार्ज ऑफ प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी का अलग मीनिंग है, जो अभी पिछले स्लाइड में आप लोगों को बता दिया अभी रिसेंटली। लेकिन टू टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। दोनों का वैल्यू सेम होता है, आप लोगों को पता ही है, प्लस माइनस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। देयर एग्जिस्ट ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहला हो गया लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस मीन जैसे आपके प्रोटॉन प्रोटॉन है, या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये आप लोगों को 10th में भी था आप लोगों के पास। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज आपका एक स्केलर क्वांटिटी, आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें हम लोगों को वेक्टर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रॉपर्टी हो गया। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर, इसका मतलब ये हो गया, एडिटिविटी प्रॉपर्टी शो करता है। दैट्स मीन किसी बॉडी पे अगर सपोज करो, एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि किसी बॉडी पे +2 कूलम +5 कूलम का चार्ज है और दूसरी साइड पे उसके -3 कूलम है, तो उस पर टोटल चार्ज आपका 4 कूलम का होगा। दैट्स मीन द एल्जेब्रिक सम है ना, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय इट। तो जो उसका एल्जेब्रिक सम होगा, सिंपली हम लोग उसको ऐड करेंगे। पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये आपका क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स रेदर देन इन कंटिन्यूस अमाउंट। इसके पीछे मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि आपका फिक्स अमाउंट में है। आपको पता है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है वो ±E है। इसमें से +E प्रोटॉन को शो कर रहा है और -E आपका इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। किसी भी बॉडी से जब एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन किसी से ट्रांसफ़र हुआ तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि आपका डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है। दैट्स मीन आपका यहाँ पर n की वैल्यू, जैसे आपका किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है Q इक्वल्स टू +-NE ही हो सकता है। ये आप ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट्स मीन n की वैल्यू आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। 1/2 नहीं हो सकता है, 3/2 नहीं हो सकता है, 2/3 नहीं हो सकता है। n की वैल्यू एक आपका इंटीजर होगा। तो ये ध्यान रखना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
इसके पीछे रीज़न यही है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका पॉजिटिवली चार्ज है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, नेगेटिवली चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ या जा रहा है, वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होगा और उस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, उसके चार्ज का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है आपने। चार्ज इज कंजर्व। अब चार्ज कंजर्व होता है, इसका मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सम है वो आपका कांस्टेंट ही रहेगा। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो जैसे आपने किसी ग्लास रॉड को रब किया सिल्क से, तो नेगेटिव चार्ज अपेयर ऑन सिल्क, तो सिल्क पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया और उसी अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगा ग्लास रॉड पर। तो टोटल चार्ज फिर भी क्या है आपका, जीरो है, क्योंकि जितना चार्ज नेगेटिव चार्ज सिल्क पे आया उतना ही पॉजिटिव चार्ज आपका। तो ये अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो उसमें आपका कंजर्व रहेगा, ठीक है। इट डज नॉट चेंज विद वेलोसिटी ऑल्सो। तो आपका चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज एट मोशन, ये ध्यान में रखना आपने। ये थोड़ा सा एक नोट आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो कि ये आपका एक क्वार्क है, मतलब इलेक्ट्रॉन हम लोग जैसे क्वांटाइजेशन है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में आपका ये वैलिड है। तो आप लोग ये देख सकते हो कि जो चार्ज है क्वार्क ऑफ चार्ज 1/2 एंड 2/3 ई है, 1/3 ई एंड 2/3 ई है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये भी आप लोग क्वांटम ऑफ चार्ज में आएगा, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस पे से कि आपको एक बॉडी दे दिया और उस पर चार्जेस के बारे में बता दिया कि अब इसमें टोटल चार्ज कितना होगा। ये कई क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी में भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें से आप लोग को मिल जाएंगे। तो उसको आप लोग अभी मैं इसमें आपको देने वाला हूँ नोटबुक और एक वर्कशीट, उसमें आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, दिस इज अ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो एक जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये आपका कूलम्ब्स लॉ पे ही बेस्ड है, आप लोग इसको ये समझ सकते हो। इससे पहले आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा हुआ है न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर टू बॉडी जिन पे मासेस हैं उनको अगर सेपरेट रखा तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है, और वो अट्रैक्शन का जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, F इक्वल टू G m1m2/r²। सेम थिंग्स में कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स ने बताया था कि अगर टू चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल एक Q1 है और एक Q2 है, यहाँ पे आप देख रहे हो Q1 और Q2 है, और ये आपस में एक दूसरे को सेपरेट है। तो आपको पता है इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाम से पता चल रहा है कि अगर टू चार्ज बॉडी है या टू चार्जेस हैं, वो रेस्ट में है, पॉइंट चार्जेस हैं, और उनके बीच में कुछ सेपरेशन है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स ने इसके बारे में बताया था कि ये कितना कितना इस पर लगेगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जैसे F, एक पहला चार्ज Q1 है तो Q1 का मैग्नीट्यूड, दूसरा चार्ज Q2 है, Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 इंटू Q2। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो फोर्स उनके बीच में लगता है। और इन दोनों का हम लोग साथ मिलेंगे तो आपका आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ है। Whenever we remove proportional sign, we introduce a constant. This constant K is a positive constant or proportional called electrostatic force constant और Coulomb constant। जो आपका जो K है आपका एक Coulomb constant है, ये ध्यान रखना आपने। तो this is Coulomb's law, F equals to K Q1 Q2/r²। In vacuum, the value of K is 1/4 pi epsilon naught. This is
लैटिन वर्ड एप्सिलॉन एंड 0 सो फॉर वैक्यूम, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो के का जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, ठीक है। और किसी भी मीडियम में के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन, और इसका वैल्यू परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया। के आपका जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और अगर हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को लिखें तो आपका क्या जाएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन वैक्यूम F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इन एनी मीडियम F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका एक पूरा का पूरा कूलम्ब्स लॉ गया। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज गिवन बाय, और उसमें से एक ऑप्शन ये दे दिया और बाकी दूसरा ऑप्शन ये मीडियम वाला दे दिया, और उसके बाद 2-4 ऑप्शन और दे सकते हैं। तो आपको जब भी वैक्यूम में होगा तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, जब किसी पर्टिकुलर मीडियम में होगा तो यहाँ पे हम लोग के, दैट इज कौन सा के आपका आ सकता है, ये आपका यहाँ से, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इन दोनों का प्रोडक्ट आप लोग ले सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा इन एनी मीडियम। What is the value of permittivity of free space? Epsilon naught. This is the most important term. This is the value of permittivity of free space. 8.8542 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना है, इसका यूनिट भी आपको ध्यान में रखना है, निकालना आना चाहिए आप लोगों को। 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को कि कैसे यूनिट निकाल सकते हैं हम लोग। फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दैट इज कॉल्ड कूलम कांस्टेंट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, and its value is 8.9875 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square, or we can take it 9 into 10 to the power 9. The value of 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. ये आप लोगों को ध्यान में रखना है स्पेशली। नाउ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कई बार ये क्वेश्चन आ गया है, आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में आप लोगों का क्या चेंज हो जाता है, वेक्टर फॉर्म में आपका आ जाता है यहाँ पर डायरेक्शन। आपको पता है जब भी फोर्स है तो फोर्स का एक डायरेक्शन होता ही होता है, पर्टिकुलर उसका कहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ पे उसका एंड पॉइंट है, किधर की ओर उसका, तो लाइन ऑफ एक्शन होता ही होता है। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फॉर एग्जांपल दिस इज Q1 चार्ज and this is Q2 charge, which are separated by some distance r. Now for example the product of Q1 and Q2 is greater than 0. This is again the most important question. What is the nature of force if Q1 Q2 greater than 0? If the product of Q1 Q2 greater than 0, then we know that the product of two numbers greater than 0, that means it will be positive, and positive means both are same charges, that's mean the force will be repulsive. तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर 0 से ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली आपका फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, तो वो आपका रिपल्सन होगा। रिपल्सन इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। अगर Q1 Q2 लेस देन 0 होगा तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव वैल्यू आएगा। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये हो गया कि आपका फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो ये क्वेश्चन आज बोर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन भी। तो अब इसका वेक्टर फॉर्म देखिए, Q1 Q2 हम लोग जब भी वेक्टर फॉर्म निकालते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं। Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो इसका डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन हो गया Q1 टू Q2। तो फोर्स इधर से Q1 से Q2 की ओर लग रहा है, तो आप लोग देखना F21
सेम थिंग्स Q2 Q1 में फोर्स लगा रहा है तो F12 हो गया। नेगेटिव चार्ज के बारे में भी सेम आ जाएगा, दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो इस तरह से आपका जैसे अभी बात किया था कि नेगेटिव चार्ज भी होगा तब भी दोनों नेगेटिव चार्ज होगा, तब भी उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो से ज़्यादा होगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो से ज़्यादा होगा, तो दोनों के बीच में रिपल्सन का फोर्स होगा। अभी हम लोग इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानने वाले हैं अभी। F12 1/4πε0 F12 1 के थ्रू सेकंड पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर तो सेम है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। R21 ये आपका जो है 1 पे जो फोर्स लग रहा है सेकंड के थ्रू लग रहा है, तो ये आपका 2 का पोजिशन वेक्टर 2 से 1 की तरफ ये आ गया, तो आपका इसका यूनिट वेक्टर R21, इसका मतलब हो गया 2 के थ्रू 1 की तरफ जा रहा है ना, इसका डायरेक्शन 2 से 1 की ओर हो गया। सेम थिंग्स F21 इसका डायरेक्शन 1 से 2 की ओर हो जाएगा। दिस इज वेक्टर फॉर्म। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब आप लोग जैसे अभी मैं बता ही रहा था Q1 Q2 लेस देन 0, तो इनके बीच में आपका अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तब डायरेक्शन देखिए आप लोग, F12 का डायरेक्शन और F21 का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में हो रहा है, अपोजिट में ये भी अपोजिट में है, तो दोनों का वैल्यू आपका सेम ही आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। तो मैग्नीट्यूड में आपका F12 इज इक्वल टू जो आपका इन ऑल दीज केसेस, इस वाले केस में जब Q1 Q2 पॉजिटिव हो, when Q1 Q2 both are negative and when one charge is positive and another charge is negative, then the value of F12 is equal to minus F21, and this obey Newton third law, action reaction. Now in vector form again, if we take direction then the value will change, r square is replaced by r to power 3, क्योंकि अब आपने डायरेक्शन दिया था, पहले यूनिट वेक्टर था, अब आपका डायरेक्शन आ गया है। सेम थिंग यहाँ पे वही आ गया, द क्यूब टर्म्स ऑफ डिस्टेंस इज सिंपली बिकॉज ऑफ वेक्टर फॉर्म, अदरवाइज द लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ ओनली। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो आपका चार्ज है, अब इसकी थोड़ा प्रॉपर्टी हम लोग समझ लेते हैं। कई बार जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि चाहे वो न्यूटन हो या कूलाम्स हो, इन्होंने स्क्वायर ही क्यों लिया, r टू पावर 2 लिया, r टू पावर 3 नहीं लिया उन्होंने, स्क्वायर। तो ये शो करता है इसके स्पेरिकल सिमेट्री को। इसका मतलब एक चार्ज को अगर हम लोग सेंटर पे ले लें और r जो डिस्टेंस है, दूसरा चार्ज उससे r डिस्टेंस पर है, तो r डिस्टेंस का हम लोग अगर एक 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा एक स्फीयर। उस स्फीयर के सेंटर में एक चार्ज Q1 होगा और उस स्फीयर के सरफेस पे दूसरा चार्ज क्या होगा, Q2 होगा। अब आपको पता ही कि सरफेस किसी भी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4πr² होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो टर्म्स आता है 4π आ जाता है, r² आ जाता है, 4πr² आता है। वो r² किसी भी स्फीयर के सरफेस एरिया को शो करता है, और इसका मतलब हो गया कि स्पेरिकल सिमेट्री है। स्पेरिकल सिमेट्री का मतलब अब वो जो Q2 चार्ज जो उस स्फीयर के सरफेस है उसको कहीं पे भी रखें, उस स्फीयर के सरफेस पे कहीं पे भी रखें, फोर्स के वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो फोर्स आपका फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा। तो ये आपका स्पेरिकल सिमेट्री है। कुछ बेसिक चीज़ें और हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, जिसमें से एक आपका है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपका, ये सेंट्रल फोर्स होता है। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है सेंट्रल फोर्स क्या है। जो अभी आपको मैंने बताया स्पेरिकल सिमेट्री, वही सेंट्रल फोर्स है, जिसमें से मतलब आप लोग एक बॉडी या एक जो मैसिव बॉडी है या एक चार्ज बॉडी है उसको सेंटर में रख करके, और दूसरी बॉडी का जो उस डिस्टेंस है उसको रेडियस कंसिडर करके आप लोग स्फीयर ड्रॉ करेंगे, तो आपका सेम, तो ये आपका सेंट्रल फोर्स है। दूसरा, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसमें चार्ज की, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। थर्ड, न्यूटन्स के लॉ को भी ओबे कर रहा है। F12 वेक्टर फॉर्म में आप लोगों ने देखा, F12 इक्वल टू माइनस F21, ये भी आपके ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी।
जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स केवल क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर ये आपका अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। ये आपको पता ही है, अट्रैक्टिव कब होगा, जब दोनों चार्जेस क्या होंगे, अपोजिट होंगे। रिपल्सिव कब होंगे, जब दोनों चार्जेस सेम होंगे। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम, बेसिक चीज़ें हैं, 10th में पहले भी आ रखे हैं। और 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज दैट, आप लोग इसको फाइंड कर सकते हो। Q1 Q2 की वैल्यू हम लोग 1 रखें तो F का वैल्यू आपका 9 × 10⁻⁹ न्यूटन आएगा। अगर डिस्टेंस भी R की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज विच प्लेस्ड एट रेस्ट इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर स्टेशनरी चार्ज रिपेल इट एंड इज रिपेल्ड बाय इट विद अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। जैसे कल भी मैंने आपको समझाया था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मेजरमेंट है वो किससे होगा, वो होगा रिपल्सन फोर्स की वजह से। टू बॉडी हैं जिन पे चार्जेस हैं, अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो अट्रैक्शन मे बी ड्यू टू देयर मासेस, मे बी ग्रेविटेशनल फोर्स, बट इफ दे रिपल ईच अदर दैट्स मीन देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो 100%, तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान रखना इस चीज़ का, कई क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी मेजर बाय रिपल्सन बिटवीन टू बॉडीज या अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, तो आप लोगों को रिपल्सन ही ध्यान रखना है इसका। अट्रैक्शन तो उस पर, क्योंकि बॉडी है तो 100% उस पर मास होगा ही होगा, चार्ज हो ना हो। एक कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, उस पर मास होगा ही होगा, चार्ज हो ना हो, है ना। ऐसा हो नहीं सकता कि चार्ज हो और मास नहीं हो। अब अगर मास होगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो वो अट्रैक्शन का होगा। तो टू बॉडीज हैं, अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है, लेकिन रिपल कर रहे हैं तो 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा। नाउ इन सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलाम, ESU आप लोग बोल सकते हैं इसको, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग इसको बात करेंगे। तो यह आज आपका कूलाम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पर। बाकी हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसको देखोगे। थैंक यू।